Hello, good morning, all of you. From today, we are studying our class 9th, subject SST, lesson number first. What is democracy? Why democracy? What is democracy? डेमोक्रेसी क्या होती है और why डेमोक्रेसी? हमको डेमोक्रेसी क्यों चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, what do you mean by democracy? Democracy means लोकतंत्र या प्रजातंत्र. Next is, how many types of government? There are 3 type of government. First is monarch. monarch में राजतंत्र. इसमें किंग एंड क्वीन यानी रूल किया जाता है किंग एंड क्वीन के अकॉर्डिंग. एंड फाइनली जब किंग एंड क्वीन की डेथ हो जाती है तो उसका जो एल्डर सन होता है यानी जो बड़ा बेटा है उसी को क्या बना दिया जाता है? राजा बना दिया जाता है यानी किंग बना दिया जाता है. सेकंड हमारी है डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप मीन तानाशाह यानी वन मैन रूल यानी एक ही पर्सन के द्वारा क्या किया जाता है? शासन किया जाता है. अगर उसने कोई भी ऑर्डर पास कर दिया तो वो ऑर्डर हमको मानना पड़ता है. अगर हम वो ऑर्डर नहीं मानेंगे तो वो हमको क्या करेगा? या तो किल कर देगा या फिर हमको पर्शन यानी जेल में भेज देगा. नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी. लोगों के लिए लोगों के द्वारा शासन करना ही क्या कहलाया जाता है? डेमोक्रेसी कहलाया जाता है. यानी इसमें रूल कौन करता है? पीपल करते हैं. इलेक्ट कौन होता है? लोगों में से इलेक्ट होते हैं. और फाइनली किसके लिए करता है? लोगों के लिए करता है. अगर वो सही से काम कर रहा है तो एज इट इज़ अपने डेजिग्नेशन पर बना रहता है. अदरवाइज़ अगर वो सही से काम नहीं करता तो उसको उसके डेजिग्नेशन से क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेसी. द वर्ड डेमोक्रेसी इज टाइप फ्रॉम द ग्रीक वर्ड यानी जो डेमोक्रेसी वर्ड है ये कौन से वर्ड से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है. डेमोस एंड क्रेशिया. डेमोस मतलब हो गया पीपल, क्रेशिया मीन्स हो गया पावर और रूल. सिंपल डेफिनेशन, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. यानी डेमोक्रेसी के अंदर शासन एक ऐसा रूप होता है जिसमें जनता यानी जो पीपल होती है वो ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है. किसको इलेक्ट करती है? रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है. यानी पूरा जो होल पावर होती है वो किसके हाथों में होती है? पीपल के हाथों में. यानी वही उसको इलेक्ट कर सकता है, उसमें से ही इलेक्ट होगा, वही उसको इलेक्ट करेगा. एंड फाइनली अगर वो सही से वर्क नहीं कर रहा तो वही उसको क्या कर सकता है? डिसमिस कर सकता है. यानी लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है. यानी जिसमें पीपल क्या करती हैं? रूलर्स को इलेक्ट करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है आपकी डेमोक्रेसी क्यों बेटर है? डेमोक्रेसी इसलिए बेटर है. फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल होती है यानी इसमें जवाबदेही बहुत ज़्यादा होती है. यानी अगर कोई भी क्वेश्चन है तो हम सीधा क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट से उस क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं. सेकेंड, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. यानी हमारी जो डिसीज़न है वो किस तरह इम्प्रूव होती है? यानी पार्लियामेंट होगा, कोई भी लॉ या कानून बनाने से पहले पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, लॉन्ग डिस्कशन होगा, डिबेट्स होगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे. एंड फाइनली जो भी आपकी चीज़ निकल कर सामने आएगी वो कैसी होती है? इम्प्रूव्स द क्वालिटी यानी क्वालिटी इम्प्रूव होकर निकलती है. अच्छी चीज़ ही क्या करेंगे? वहाँ से अच्छा लॉस ही एक आपका क्रिएट होगा. थर्ड इज़, इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक. यानी वैसे तो कोई गलती करता नहीं है बट अगर डेमोक्रेसी में कोई गलती भी करता है तो उसमें उसको क्या करा जाता है? उसमें उसको सुधार करने का मौका भी दिया जाता है. फोर्थ, इट इज़ बेटर दैन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यानी ये और गवर्नमेंट से क्या है? काफ़ी बेटर है, सबसे अच्छी है. क्यों? फिफ्थ, इट इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसलिए इसको क्या माना जाता है? एक सबसे अच्छी गवर्नमेंट माना जाता है. नेक्स्ट, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी की जो विशेषता है हम वो रीड करेंगे. फर्स्ट है आपका, इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. मीन डेमोक्रेसी में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के यानी पीपल के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के पास होनी चाहिए. किसके पास होनी चाहिए? पीपल के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उन्हीं के पास होनी
चाहिए। नेक्स्ट, अब हम स्टोरी रीड करेंगे। फर्स्ट आपका फीचर्स पढ़ते चले जाएंगे एंड एक्सप्लेन करते जाएंगे उनकी स्टोरीज़। तो इसके अंदर आपकी 2 स्टोरीज़ है। फर्स्ट आपकी पाकिस्तान की है एंड देन सेकंड आपकी चाइना की है। तो फर्स्ट है हमारी पाकिस्तान। पाकिस्तान में आपका आएगा, इन पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ लीड मिलिट्री coup इन अक्टूबर 1999। यानी सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ 1999 में। यानी यहाँ पहले डेमोक्रेसी थी बट फाइनली परवेज़ मुशर्रफ ने पूरे पाकिस्तान को ओवरटेक कर लिया मिलिट्री coup के अकॉर्डिंग और उस पर रूल करने लगा। सेकेंड, ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट एंड इन 2002 held a referendum in the country that guaranteed him a 5 years extension। यानी फाइनली उसने क्या किया, परवेज़ मुशर्रफ ने 2002 में एक जनमत संग्रह कराया। रेफरेंडम मीन होता है जनमत संग्रह, यानी उसने जनमत संग्रह कराया और अपना जो टेन्योर था यानी जो कार्यकाल था उसको एक्सटेंशन कर लिया। कितने ईयर एक्सटेंशन किया, 5 ईयर्स, यानी 5 साल के लिए उसने बढ़वा दिया। रेफरेंडम वॉज बेस्ड ऑन मल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड। यानी जो रेफरेंडम हुआ वो किसके आधार पर हुआ, धोखाधड़ी एंड फ्रॉड, धोखाधड़ी के आधार पर हुआ। जनमत संग्रह, उसमें कई सारी गड़बड़ियाँ भी पाई गई। नेक्स्ट, जो भी पाकिस्तानी मीडिया एंड फाइनली मानवाधिकार जो संगठन थे, लोकतंत्र के काम करने वालों ने उन पर आरोप लगाया कि इन्होंने क्या की है, धोखाधड़ी की है। क्या की है उन्होंने, धोखाधड़ी की है। प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज मीन, यानी सबसे पहले अगस्त 2002 में परवेज़ मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर तैयार किया। क्या ऑर्डर तैयार किया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान के उसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर डाला। किसको चेंज कर डाला, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को। एंड फाइनली वहाँ पर नेशनल असेंबलीज और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस करने का राइट किसके पास हो गया, प्रेसिडेंट के पास हो गया। किसके पास हो गया, प्रेसिडेंट के पास हो गया। सेकेंड पॉइंट, इलेक्शन वर हेल्ड। परवेज़ मुशर्रफ ने इलेक्शन यानी डेमोक्रेसी जो थी वो कायम रखी, यानी उन्होंने इलेक्शन कराए, लेकिन वो सिर्फ किसके रूप में रहते थे, एक पपेट, लाइक ए पपेट के उसमें, एक पपेट जैसा। यानी काम कौन करता था, परवेज़ मुशर्रफ करते थे और उनको क्या माना जाता था, वो सिर्फ एक कठपुतलियाँ थी नाम मात्र की। थर्ड इज बट द फाइनल पावर विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज़ मुशर्रफ। और फाइनल पावर किसके हाथ में थी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हाथों में थी। 2002 इशूड ए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, यानी उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बनाया और उसमें उन्होंने सारी पावर को अपने कंट्रोल में कर लिया। नेक्स्ट, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल उन्होंने मेड करी, जो कैबिनेट मिशन को क्या करती थी, 24 घंटे उनको काम पर लगाए रखती थी, उनके काम को देखती थी नेशनल सिक्योरिटी असेंबली। और इसमें ज़्यादातर कौन लोग थे, आर्मी के पर्सन थे। कौन लोग थे इसमें, ज़्यादातर आर्मी के पर्सन थे। नेक्स्ट स्टोरी आती है आपकी चाइना की। किसकी आ जाएगी नेक्स्ट स्टोरी, चाइना की। मेंबर्स इलेक्टेड 3000 प्रेसिडेंट, सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। यानी यहाँ पर चाइना में क्या किया जाता था, फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना में 3000 मेंबर थे एंड यहाँ पर पार्टी थी CCP। कौन सी पार्टी थी यहाँ पर, CCP। और इनमें से कुछ मेंबर जो थे वो इलेक्टेड होते थे आर्मी के द्वारा। किसके द्वारा इलेक्टेड होते थे, आर्मी के द्वारा। एंड फाइनली इलेक्शन आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। इलेक्शन कराए जाते थे, वो कराए जाते थे एवरी 5 ईयर्स, यानी प्रत्येक 5 साल में क्या कराए जाते थे, इलेक्शन कराए जाते थे। नेक्स्ट, चीन की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको क्वांगो रामिम दाइव्याओ दाहुई नेशनल पीपल कांग्रेस उसको कहते हैं, हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और यही किसको अपॉइंट करती है, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करती है। ए कैंडिडेट मस्ट बी ए मेंबर ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज विच सपोर्ट CCP इन ऑर्डर टू फाइट इलेक्शन। यानी इसमें चाइनीज़ जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें वो चाइनीज़ का कम्युनिस्ट पार्टी यानी CCP
एंड 8 स्मॉलर पार्टीज क्या करती थी, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती थी। बट जो 8 स्मॉलर पार्टीज थी उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से पहले CCP की परमिशन लेनी पड़ती थी। किसकी परमिशन लेनी पड़ती थी? CCP की परमिशन लेनी पड़ती थी। नेक्स्ट स्टोरी है आपकी मैक्स सेकंड फीचर। अब इसमें सेकंड फीचर आता है आपका based on a free and fair election for those currently power have a fair chance of losing। यानी लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए। जो डेमोक्रेसी है वो उसका बेस क्या होना चाहिए? उसका बेस होना चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन। कौन सा इलेक्शन? फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। एंड फाइनली फ्री एंड फेयर होना चाहिए ताकि सत्ता में यानी जो पावर में बैठे जो लोग हैं उनके लिए हार और जीत इक्वल हो। क्या हो उनके लिए? हार और जीत इक्वल, यानी कभी कोई जीते और कभी कोई जीते। नेक्स्ट आ जाता है आपका मैक्सिको में आपकी है PRI, यानी वहाँ पर जो पार्टी है वो है आपकी PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी वन ऑल द इलेक्शंस। जितने भी इलेक्शंस होते थे उनमें से ये क्या होते थे? जीतते थे, यानी वन होते थे। नेक्स्ट, PRI यूज्ड मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन, यानी जीतने के लिए जो PRI होती थी वो क्या करती थी? डर्टी ट्रिक्स का यूज़ करती थी। और इसके अंदर मेन आपका एक तो थी PRI और एक थी अदर पार्टी। नेक्स्ट, मैक्सिको इंडिपेंडेंट हुआ था 1930 में। कब हुआ था इंडिपेंडेंट? 1930 में। फर्स्ट पॉइंट, मैक्सिको होल्ड इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट, यानी मैक्सिको में एवरी 6 years में क्या किया जाता था? एवरी 6 years में आपके इलेक्शन कराए जाते थे और वहाँ पर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करा जाता था। मैक्सिको के अंदर 2000 यानी 1930 से लेकर 2000 तक एक ही पार्टी का क्या था यहाँ पर? राज था। वो थी आपकी PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। नेक्स्ट, अब वो कौन सी डर्टी ट्रिक्स थी जो आपका मैक्सिको यूज़ करता था? फर्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैड टू अटेंड देयर पार्टी मीटिंग्स, यानी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे उनको जब भी कोई पार्टी मीटिंग होती थी तो उनको क्या करनी पड़ती थी? वो सारी मीटिंग अटेंड करनी पड़ती थी। सेकेंड पॉइंट इज टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट देयर PRI, यानी जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं और जितने भी पेरेंट्स हैं, तो जितने भी टीचर हैं वो सभी पेरेंट्स को क्या करेंगे? फोर्स करेंगे कि आप किसको वोट दो? PRI को वोट दो। थर्ड इज मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटी ऑफ अपोजिशन पार्टी एक्सेप्टेड द क्रिटिसाइज दैम, यानी मीन जितने भी पर्सन थे मीडिया को क्या किया था? मीडिया को अपने कंट्रोल में कर लिया था। और मीडिया जो थी वो अपोजिशन पार्टी के लिए तो क्या करती थी? अपोजिशन पार्टी के लिए तो सारी सब गलत बातों को शो करती थी, लेकिन PRI की किसी भी गलत बात को क्या नहीं किया जाता था? न्यूज़पेपर में शो नहीं किया जाता था। नेक्स्ट, 4 पॉइंट, पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट, यानी लास्ट मिनट में क्या कर दिया जाता था? पोलिंग बूथ ही चेंज कर दिए जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके मम्मी पापा कहाँ पर आ रहे हैं? आपके मम्मी पापा आपके स्कूल में आ रहे हैं वोट देने के लिए, यानी गुरु एजुकेशन में आए, लेकिन लास्ट मोमेंट में जब वो अंदर आए तो उनको पता चला कि उनका क्या चेंज कर दिया? उनका पोलिंग बूथ ही चेंज कर दिया। तो वो वहाँ पर जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग जाएंगे और कुछ लोग नहीं जाएंगे। सो इस तरह का काम करा। नेक्स्ट आ जाता है PRI spent a large sum of money in the campaigning of its candidate, यानी जो PRI पार्टी है उसने बहुत सारे पैसे जो थे वो खर्च किए लोगों पर। किस पर खर्च किए? उसने लोगों पर पैसे खर्च किए। फीचर ऑफ डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर, यानी जो इलेक्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? फ्री एंड फेयर होना चाहिए इलेक्शन।
नेक्स्ट, सऊदी अरब। सऊदी अरब, वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट, यानी सऊदी अरब में किसी भी वुमेन को वोट देने का राइट नहीं था। सेकेंड इज एस्टोनिया। पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। मीन जो रशियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, यानी डिफ़िकल्टीज़ हुई राइट टू वोट यानी वोट देने में। सेकेंड, फ़िजी के अंदर जो फ़िजी के लोग थे उनको तो उनकी वोट वैल्यू 1 होती थी, लेकिन जो बाहर से आकर फ़िजी में रहते थे उनकी वोट वैल्यू हाफ थी। कितनी थी उनकी वोट वैल्यू? हाफ थी। वेरी गुड। द थर्ड फीचर, इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू, यानी एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। नेक्स्ट, है जिम्बाब्वे स्टोरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिम्बाब्वे इंडिपेंडेंट हुआ 1980 में। कब इंडिपेंडेंट हुआ था? 1980 में इंडिपेंडेंट हुआ। और यहाँ पर का प्रेसिडेंट था रॉबर्ट मुगाबे। कौन था यहाँ का प्रेसिडेंट? रॉबर्ट मुगाबे। यानी जब जिम्बाब्वे के अंदर इंडिपेंडेंट होने की लहर आपकी हो रही थी, उस टाइम पीरियड में जो रॉबर्ट मुगाबे था उसने क्या करी थी जिम्बाब्वे की हेल्प करी थी, यानी जीतने के लिए। रूल्ड बाय जानु पीएफ, और यहाँ पर शासन किसका है? जानु पीएफ का। इट्स लीडर, और इनके जो लीडर हैं वो है आपके रॉबर्ट मुगाबे। कौन से लीडर हैं यहाँ के? रॉबर्ट मुगाबे। नेक्स्ट, रॉबर्ट मुगाबे, ओवर द ईयर हिज गवर्नमेंट हैज़ चेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अब क्या हुआ? रॉबर्ट मुगाबे जो था उसके मन में लालच आ गया, और जब मन में लालच आ जाता है तो आपको पता ही है क्या होता है। सो उसने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर डाला। किसको चेंज कर डाला उसने? कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर डाला, और अपनी पावर्स को क्या कर लिया? प्रेसिडेंट ने अपनी पावर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। सेकेंड, टेलीविज़न और रेडियो आर कंट्रोल्ड। जितनी भी टेलीविज़न रेडियो मीडिया थी उस सबको क्या कर लिया गया? कंट्रोल किया गया। यानी अगर कोई भी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट बोलता है तो उसको क्या किया जाएगा? हैरेस किया जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, अपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हैरेस्ड, यानी अपोजिशन पार्टी के जो वर्कर थे अगर कोई भी उनके अगेंस्ट बात करता था तो उनको क्या कर दिया जाता था? हैरेस किया जाता था, यानी उन पर अत्याचार किया जाता था। नेक्स्ट 4 पॉइंट, गवर्नमेंट हैरेस दोज जर्नलिस्ट हु गो अगेंस्ट इट। गवर्नमेंट क्या करती थी? जो भी जर्नलिस्ट उनके अगेंस्ट होता था उनको हरेस किया जाता था, उनका यानी उन पर अत्याचार किया जाता था। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज़ इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट that went against it and has prescribed judges, यानी गवर्नमेंट को इतनी पावर आ गई थी कि वो लोग क्या कर सकते थे? जो जज थे उन जज पर भी क्या बनाया जा सकता था? उन जजों पर भी दबाव बनाया जा सकता था, यानी फैसले की परवाह नहीं की जाती थी, और उसके खिलाफ जो भी उसके खिलाफ जाते थे मुकाबले के, उसने जजों पर दबाव भी डाला कि कोई भी क्या ना करे, कोई भी उसके अगेंस्ट कोई भी लॉ यानी उसको कोई भी पनिश नहीं करे। एंड फाइनली जिम्बाब्वे का जो एग्जाम्पल है वो ये बताता है कि बार बार अगर कोई भी जनादेश पाना यानी लोकतंत्र की एक ज़रूरत होती है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। यानी डेमोक्रेसी है पर डेमोक्रेसी में क्या नहीं है? डेमोक्रेसी में इतना पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी क्या हो सकता है? अलोकतांत्रिक हो सकता है। यानी अगर कोई भी पॉपुलर पर्सन है तो वो भी क्या हो सकता है? वो भी अलोकतांत्रिक यानी अनडेमोक्रेटिक हो सकता है। फोर्थ फीचर, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट्स सेट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। मीन एक लोकतांत्रिक गवर्नमेंट यानी एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। यानी गवर्नमेंट जो भी काम करेगी
गवर्नमेंट की भी क्या होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, गवर्नमेंट भी उसके अकॉर्डिंग ही क्या कर सकती है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क कर सकती है। सब आपको क्लियर हुआ? फर्स्ट पार्ट में मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी कौन से वर्ड से ली गई है और डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या है, एंड देन उनकी स्टोरी भी आपको क्लियर की गई है, और डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक दोनों में डिफरेंस को क्लियर करूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेमोक्रेटिक जो कंट्री होती है, डेमोक्रेटिक में क्या किया जाता है, पीपल्स इलेक्ट करते हैं रूलर्स को। बट नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होता है, नॉन डेमोक्रेटिक में कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, वन मैन रूल कर सकता है। सेकंड में जो हमारी पार्लियामेंट सिस्टम है, पार्लियामेंट्री क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, उस पर कोई भी दबाव, प्रेशर नहीं बनाया जा सकता। एंड देन सेकंड पॉइंट आ जाता है नॉन डेमोक्रेटिक का, कि कोई भी रूल बनाने के लिए उसको किसकी ज़रूरत होती थी, किसकी परमिशन लेनी पड़ती थी, आर्मी चीफ जो होता था, उस आर्मी चीफ की परमिशन लेनी होती थी, तभी वो क्या कहला जाता है, अनडेमोक्रेटिक कहलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको किसकी परमिशन लेनी पड़ती थी, उसको आर्मी चीफ की परमिशन लेनी पड़ती थी, तभी वो रूल क्या बनता था, तभी वो रूल क्लियर होता था। तो क्लियर हो गया, आपने नॉन डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक के बारे में पढ़ा, और कहा जाता है पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक कंट्री, बट वो क्या है, आपका नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्यों? क्योंकि जितनी भी पावर होती है वो किसके हाथ में होती है, वो प्रेसिडेंट के हाथों में होती है। इसलिए प्रेसिडेंट हर एक काम करवाता है, और प्रेसिडेंट ही क्या होता है, वहाँ पर सर्वोच्च होता है, यानी प्रेसिडेंट के पास ही सारी पावर होती है। इसलिए जो पाकिस्तान है वो डेमोक्रेटिक होते हुए भी क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो सारा काम है वो कौन करती है, आर्मी करती है। कौन करती है वहाँ पर सारा काम, आर्मी करती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।